भारत में मिड डे मील जो स्कीम है ये 2000 में स्टार्ट हुई, जम्मू कश्मीर में 2001 में स्टार्ट हुई। आप मान लीजिए कि 2000 से लेके 23 तक जो बच्चा 2000 में स्कूल गया होगा, आज वो 23 साल का है, वो वोटर है ना। 22 से 25 करोड़ बच्चे भारत में वो हैं जिनका बगैर इम्तिहान लिए आपने उनको 8वीं के बाद जो है धकेल दिया है। उसके पास ना जॉब है, उसके पास ना कोई इनकम है, वो वोटर है। आप मुझे बताइए, जो 25 करोड़ लोग जब वोट डालेगा तो क्या उसको पता है कि बीजेपी की पॉलिसियां क्या है? उसको पता है कि हमारे फंडामेंटल राइट क्या है? यहाँ पार्टी की बात नहीं करें, क्योंकि जो रूलिंग लोग हैं ना वो एक ही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में 100 से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट वो हैं जो कांग्रेस में भला कैसे नहीं, लोगों का भला होने लगा था। देखिए, जब मंडल कमीशन लागू हुआ और उसके पहले पूरे भारत में बामसब और कांशीराम के माध्यम से जब ये बहुजन समाज जुड़ने लगा, ये लालू कहाँ था, ये मुलायम सिंह यादव नहीं था, ये रामविलास पासवान के अलावा और बहुत सारे लोग जो हैं उसी मूवमेंट से निकले थे। और ये सत्ता जब उनके पास आई तो भारत में बड़े पैमाने पे लोगों में जागृति। चंद्रशेखर कह रहे हो, ये बहुजन समाज है, ये कोई एक कास्ट के लोग नहीं है। जैसे बहुजन में मुलायम सिंह यादव भी आता है, अखिलेश यादव भी आता है, उसमें मायावती भी आती है, उसमें चंद्रशेखर भी आता है, उसमें लालू भी आता है, उसमें संसार जी आपने देखा होगा भारत में पहली बार इनके अनपढ़ बावे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके ये कह रहे हैं कि हमें ये संविधान मंजूर नहीं है, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उनके खिलाफ कोई केस नहीं हो रहा है। मेरी बात सुने, 20-22 करोड़ मुसलमान हैं, आप क्या करोगे हिंदू राष्ट्र बना के? क्या वो नमाज नहीं पढ़ सकते? क्या वो अपने हिसाब से रह नहीं सकते? तो इसका मतलब ये हुआ सिख है वो धार्मिक, उनकी आस्था कहाँ जाएगी? क्रिश्चियन कहाँ जाएंगे? तो फिर क्या होगा? ये जो भारत को क्या डेमोक्रेसी को की तरफ ले जाएंगे, डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा रहे। संसार जी, केवल ना जब मैं पॉलिटिकल साइंस का सुनूं मैं डर लगता हूं, जब मैं संविधान को पढ़ता हूं और जब मैं प्रैक्टिकल लोगों का बिहेवियर देखता हूं, मुझे ऐसे लगता है कि भारत में सरकार जो है ये अपने लोगों की नहीं है, ये बाहर के लोगों की है, जिनको अपने लोगों के साथ कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। मुझे आप बात बताइए कि मान लीजिए हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, ये वो लोग बोलते हैं कि हमारे रिजर्वेशन की वजह से नुकसान हुआ है। आज भी जो अपर लेन है ब्यूरोक्रेसी की, हमारी एससी की, एसटी की, ओबीसी की रिप्रेजेंटेशन 3% से। साथियों, आज फिर से चर्चा करने जा रहे हैं भारत में बहुजन समाज और भारत के हालात। 2024 के इलेक्शन की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि आखिर इलेक्शन होंगे कैसे। जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं, पूरे भारत के हालात क्या हैं, किसी भी तरीके से कोई चीज समझ नहीं आ रही। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड सीईओ तरसेम मूल निवासी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और हमारे साथ JKUT बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बंसी लाल बोध हैं, और डॉक्टर बोधराज बाबा जी हैं हमारे साथ, एडवाइजर हैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट सोसाइटी के। ये शख्सियतें जो हमारे साथ हैं, ये चिंता जता रही हैं कि अब जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत के हालात जो हैं वो चिंतामय बने हुए हैं। बड़े सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा अगर करें तो कई घंटे तक चर्चा हो सकती है। कोशिश करेंगे कि कुछ मिनटों में आप तक वो बातें पहुंचा सके जो बातें पहुंचाने की जरूरत है। सर, बहुत बहुत स्वागत है मेरे को। शुक्रिया संसार जी। आपका RTI जो इंडिया न्यूज चैनल है, ये मेन स्ट्रीम की खबरों के अलावा जो बहुजन समाज की जो बातें जो रह जाती हैं, छुप जाती हैं मेन स्ट्रीम मीडिया से, उनको आप हाईलाइट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है सर, 2024 की इलेक्शन को लेकर के, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में काफी समय से गवर्नर राज है और उस दौरान किस तरीके के हालात बने हुए हैं आप भली भांति जानते हैं, आप 2024 की इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? संसार जी, इसके दो आंसर हैं। एक तो हम ऑल इंडिया लेवल की जो 2024 में इलेक्शन होनी है, एक तो क्वेश्चन ये है कि अभी इलेक्शन जो है वो ड्यू है और अभी तक ये स्टेबिलिटी आ जानी चाहिए थी कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कौन कौन से काम किए हैं और क्या वो उन कामों के आधार पर वोट मांगती। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि गवर्नमेंट की जो विफलता है उसको छुपाने के लिए वो नॉन इशू, जैसे आप देखेंगे कि अभी फ्रांस में थोड़े ऐसे कॉमन राइट हुए,
तो भारत के मीडिया ने उसको इतना उछाला जैसे वो भारत की समस्या है। लेकिन मणिपुर पिछले 50 दिन से जल रहा है, उसको यहाँ की मीडिया नहीं दिखाती है। और गवर्नमेंट क्या कहती है, फटाफट उसको कवर करने के लिए यूसीसी लाती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाती है, तो ताकि माइनॉरिटी में खलबली पड़ जाए, है ना, उसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सारे परेशान हो जाएं, तो बाकी पोलराइजेशन हो जाए। जब लोग ये कहेंगे कि भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है, फंडामेंटल राइट है हर धर्म के लोगों को वर्शिप करने का, अपने धर्म को आगे बढ़ाने का अधिकार है। तो जब ये बात करते हैं तो मुसलमानों को लगता है कि गवर्नमेंट मुसलमानों को टारगेट कर रही है। तो जो SC ST OBC के लोग हैं, जिनको नॉर्मल हालात में कोई लेना देना नहीं, ना वो हिंदू हैं ना उनको ये अपने साथ मिलाते हैं, तो पोलराइजेशन में इनको साथ मिल जाता है। तो वो जो भारत में जो गवर्नमेंट डिलीवर करने में फेल हो गई है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाई, प्राइसेस कंट्रोल नहीं हो पाए, कम्युनल आपस में जो भाईचारा है वो खत्म है, लड़ाइयाँ और नफरत जो है वो सर्वोपरि है। ये हिंदू राष्ट्र की बात करने के बाद जब ये फंस जाते हैं, तो जब इनको लगता है कि विद्रोह हो जाएगा, फिर ये पोलराइजेशन कर रहे हैं। तो 2024 के इलेक्शन के पहले जो भारत में डिवीजन हुई है, मुझे लगता है इसके असरात बहुत बड़े जो है पैमाने पर चेंज लाने के लिए जो है वो तैयार हैं। लेकिन जो मौजूदा जो वो हमारा ढांचा है, जो एक बात को जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो ये है कि भारत में जो ईवीएम है, ईवीएम जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ये टोटल ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है। तो ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ के चांस हैं। अब गड़बड़ के चांस लोगों को पता क्यों नहीं चलेगा, देखो संसाधी चालाकी क्या है, ये हिमाचल दे देते हैं, ये कर्नाटका हार जाते हैं। तो ये दिखाने के लिए कि यार आप ईवीएम को दोष देते हो, तो हम हिमाचल कैसे हार गए, हम कर्नाटका कैसे हार गए, लेकिन ये सेंटर में 100-150 सीट के ऊपर गड़बड़ी करेंगे और ये कहेंगे कि देखो आप वहां जीत गए थे, यहाँ आप हारते हो, तो आप बोलते हो ईवीएम का कसूर है। अगर ये जीते 100% गारंटी है कि ईवीएम के माध्यम से जीतेंगे। अगर लोगों की सिंपैथेटिक वोट लेने की बात आएगी, या लोगों का जो होता ना एक गेन करना, लोगों की सिंपैथी, यार गवर्नमेंट बड़ी अच्छी है, जो 10 काम अच्छे किए हैं, 2 खराब भी हो गए तो कोई बात नहीं, वोट अगर पड़ जाए, बैलेट वास्ते पड़ जाए, जहां ईवीएम भी सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जो BVVAT मशीन लाने का 100% जो है, अगर वो ऑर्डर इंप्लीमेंट हो जाए, ये सरकार कभी नहीं आ सकती। इसलिए 2024 इलेक्शन जीतने के लिए इसके अलावा और भी ये और बड़ी बड़ी गलतियां कर सकती है। अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से आती है, सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा? पूरे भारत के अंदर काफी सारे समुदायों से जब हमारी बात होती है, उन लोगों का ये कहना है कि हम हर नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमें भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। देखिए, जब हम कहते हैं कि भाई नुकसान लोगों को होगा, लोगों को नुकसान का मतलब भारत को होगा। भारत एक ऐसा सेकुलर कंट्री, ऐसा संविधान जिसमें सब लोग भाईचारे से रह सकते हैं। अगर हमारे बुजुर्गों ने संविधान बनाने में 2 साल 18 महीने जो है कुछ दिन लगा के इतना बड़ा काम किया, तो सबसे चर्चा करके किया था ना, सारे लोगों को अकोमोडेट किया था ना, सहमति से बना था। अगर उस तरीके से भारत देश को चलाया जाता, तो मुझे लगता है दुनिया में सबसे बेस्ट कंट्री ये होता। लेकिन क्योंकि अब जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, वो तो संविधान जिस दिन बना उसके दूसरे दिन ही उसके खिलाफ थे। तो अब जब ये उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम सत्ता में रहेंगे, लेकिन इसका नुकसान भारत को हो सकता है। नहीं, लेकिन सत्ता में उन लोगों को कौन लाया? सत्ता में तो वोट से जीत करके आए हैं। और जब आप समाज में जाकर के, बाहर जाकर के हम लोग चर्चा करते हैं, तो लोग भारतीय जनता पार्टी के हक में खड़ा होने की बात करते हैं। जी, आपकी बात ठीक है कि लोग आते तो ये वोटों से हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि 1952 में पहली इलेक्शन हुई। आज ये 60-70 साल के बाद भी हमारे सारे लोग जो है, संविधान कहता है 14 साल के अंडर उनको एजुकेशन मिल जानी चाहिए थी। अगर हमारे लोग 95 या 90 या 80% तक एजुकेटेड होते, तो लोगों को वोट की वैल्यू को पता होता। जब लोग गरीब हैं, लोग अनपढ़ हैं, तो लोग अपना वोट को बेच भी सकते हैं। एक गरीब आदमी को जिसको दिहाड़ी नहीं मिलती है, अगर उसको शाम को एक 500 रुपया दे देता है, और जब उसको फ्रूटी दे देते हो, उसको वोट की वैल्यू को अब नहीं पता है। तो ये वोट जरूर लेते हैं, लेकिन वोट लेने के पीछे मकसद इनका ये है कि लोगों को गरीब रखा जाए। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। भारत में मिड डे मील जो स्कीम है, ये 2000 में स्टार्ट हुई। जम्मू कश्मीर में 2001 में स्टार्ट हुई। आप मान लीजिए कि 2000 से लेके 23 तक जो बच्चा 2000 में स्कूल गया होगा, आज वो 23 साल का है, वो वोटर है ना।
22 से 25 करोड़ बच्चे भारत में वो हैं जिनका बगैर इम्तिहान लिए आपने उनको 8वीं के बाद जो है धकेल दिया है। उसके पास ना जॉब है, उसके पास ना कोई इनकम है, वो वोटर है। आप मुझे बताइए, जी 25 करोड़ लोग जब वोट डालेगा तो क्या उसको पता है कि बीजेपी की पॉलिसियां क्या है? उसको पता है कि हमारे फंडामेंटल राइट क्या है? उसको पता है कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिली कि नहीं मिली? उसको पता है कि हमारे पास जमीन होनी चाहिए नहीं होनी? उसको आप कॉमनली लड़ा दो, मुसलमान विदेशी है, लड़ा दो। शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन की वजह से जो है देश बर्बाद हो गया, लड़ा दो। बस इन्होंने उनको गरीब अनपढ़ गुरबे रख के वोट लेना है। जीते वोट की वजह से, लेकिन वोट जो है उसकी कीमत। आपने ये कहा कि 2001 में जम्मू कश्मीर में मिड डे मील जो है वो लागू हुआ, वो 2000 में पूरे भारत में। आपने ये कहा कि वो बच्चे आज 23 साल के होंगे, वो वोट कास्ट कर रहे होंगे, लेकिन 2001 में या 2000 में भाजपा की सरकार तो नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, तब तो कांग्रेस पावर में थी, तो कसूरवार तो कांग्रेस भी है। नहीं, यहाँ पार्टी की बात नहीं करें, क्योंकि जो रूलिंग लोग हैं ना वो एक ही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में 100 से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट वो हैं जो कांग्रेस में थे। तो ये हम इनको डिफरेंशिएट नहीं करते। मेरा कहने का मतलब, अगर कांग्रेस को रूल करना था तो उनको भी लोगों को अनपढ़ और गरीब रखना था। उनके बाद बीजेपी अगर आती है, रखना तो उनको भी अनपढ़ और गरीब है, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट तो इसी में है ना। दोनों का इंटरेस्ट सेम है, तो फिर बीच का रास्ता कोई नहीं निकल रहा। अब अगर 2024 की बात चल रही है, लोग अब कहते हैं कि कांग्रेस को पावर में आना चाहिए, राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, तो फिर लोगों का भला कैसे? नहीं, लोगों का भला होने लगा था। देखिए, जब मंडल कमीशन लागू हुआ और उसके पहले पूरे भारत में बामसब और कांशीराम के माध्यम से जब ये बहुजन समाज जुड़ने लगा, ये लालू कहाँ था, ये मुलायम सिंह यादव नहीं था, ये रामविलास पासवान के अलावा और बहुत सारे लोग जो हैं उसी मूवमेंट से निकले थे। और ये सत्ता जब उनके पास आई तो भारत में बड़े पैमाने पे लोगों में जागृति आई। लेकिन उसको अब खत्म कैसे करना है, वो तो तभी हो सकता है ना जब आप उनको एजुकेशन महंगी कर दें, जब आप उनको मिड डे मील खिला के टीचरों को बोलो आप रोटी खिलाओ, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो जब आप अनपढ़ लोग रखेंगे, गरीब लोग रखेंगे, तो सत्ता में तो यही लोग आएंगे। अब गरीब चाहते तो हैं इस सिस्टम से निकला जाए, लेकिन उसमें तो हाईली क्वालिफाइड आदमी को भी सिस्टम समझने लगती है, तो गरीब आदमी कैसे समझेगा? बहुजन समाज की एक दो राजनीतिक पार्टियां हैं, एक पुरानी पार्टी है बसपा, एक नई पार्टी है बीएसपी के बाद चंद्रशेखर रावण ने एक नई पार्टी बनाई, आजाद समाज पार्टी। इसके अलावा बहुजनों की कोई पार्टियां नहीं है। वो पार्टियां आज तक सरकार बनाने में विफल रही, जबकि ओबीसी का वोट सबसे ज्यादा है, बहुजन समाज का वोट है 85% की बात की जाती है। हो सकता है कि अब 90% हो गया हो। अपनी खुद की सरकार नहीं बना पाए लोग, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, डिसीजन मेकर नहीं है, तो आप का चिंता करना, आपको नहीं लगता कि ये व्यर्थ है चिंता करना, ये बदलाव आएगा कभी? जैसे बीएसपी और चंद्रशेखर कह रहे हो, ये बहुजन समाज है, ये कोई एक कास्ट के लोग नहीं है। जैसे बहुजनों में मुलायम सिंह यादव भी आता है, अखिलेश यादव भी आता है, उसमें मायावती भी आती है, उसमें चंद्रशेखर भी आता है, उसमें लालू भी आता है, उसमें नीतीश कुमार भी आता है। ये सारे बहुजन समाज के लोग। बिहार में तो पिछले कितने साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं आई, और अगर बीजेपी आई है तो वो भी ओबीसी के साथ समझौता करके आई थी ना। तो यूपी में भी अब थोड़ी देर से लेके पहले तो बहुजन समाज की सरकार थी, लेकिन उन सरकारों ने जब अच्छा काम करना शुरू कर दिया, उनके नेताओं को इन्होंने ईडी सीबीआई के जरिए जो है डराया है। अब देखिए ना, कोई भी मंत्री हो, कोई भी सीएम रहा हो, नेचुरली बात है कि उसके खाने में, उसके रहने में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। लेकिन जब आप उनसे साफ मांगते हो, ईडी घर चली जाती है, तो वो डिफेंसिव हो गए। अब सारे बहुजन समाज के नेता जिनसे उम्मीद की जा सकती थी कि ये आगे फ्रंट पे आके लोगों की आवाज उठाएंगे, ये लड़ेंगे, उन सब के उन्होंने केस लगा दिए, वो सारे जो है अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। उसकी वजह से डर के मारे वो यूनाइट भी नहीं हो पा रहे। नंबर 2, इन लोगों ने डिलीवर भी नहीं किया है, हम इनको बिल्कुल माफ नहीं कर सकते। इन लोगों ने, जिन लोगों ने उनको जिताया था, इन्होंने उनके लिए वो काम नहीं किए जो करने चाहिए थे। तो लोग सजा तो उन्होंने दी अपने लोगों को, लेकिन उनको ये नहीं पता चला कि जिनको हमने सजा दे रही है, वो सजा देने वाले तो फिर भी अपने थे, तो उसका जो फायदा दूसरे ले गए हैं, वो तो बिल्कुल जो है भारत के ढांचे को। संसार जी, आपने देखा होगा भारत में पहली बार इनके अनपढ़ बावे
जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके ये कह रहे हैं कि हमें ये संविधान मंजूर नहीं है, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनके खिलाफ कोई केस नहीं हो रहा है। मेरी बात सुने, 20-22 करोड़ मुसलमान हैं, आप क्या करोगे हिंदू राष्ट्र बना के? क्या वो नमाज नहीं पढ़ सकते? क्या वो अपने हिसाब से रह नहीं सकते? तो इसका मतलब ये हुआ सिख है वो धार्मिक, उनकी आस्था कहाँ जाएगी? क्रिश्चियन कहाँ जाएंगे? तो फिर क्या होगा? ये जो भारत को क्या डेमोक्रेसी को की तरफ ले जाएंगे, डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा रहे। संसार जी, केवल ना जब मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट, मैं डर लगता हूँ जब मैं संविधान को पढ़ता हूँ और जब मैं प्रैक्टिकल लोगों का बिहेवियर देखता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि भारत में सरकार जो है ये अपने लोगों की नहीं है, ये बाहर के लोगों की है, जिनको अपने लोगों के साथ कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। मुझे आप बात बताइए कि मान लीजिए हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, ये वो लोग बोलते हैं कि हमारे रिजर्वेशन की वजह से नुकसान हुआ है। आज भी जो अपर लेन है ब्यूरोक्रेसी की, हमारी एससी की, एसटी की, ओबीसी की रिप्रेजेंटेशन 3% से ऊपर नहीं गई है। तो 97% लोग जैसे सत्ता में हैं, फिर भी देश जो है वो अगर इस हालत में पहुंचा है। अभी भी दुनिया की 100 यूनिवर्सिटी में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नंबर टॉप पे नहीं है, और 97 क्या 99% वाइस चांसलर जो हैं ये अपर कास्ट के हैं। मोदी जी तो फॉरेन में जाकर के, अमेरिका में जाकर के ये कह रहे थे कि रोज एक नई यूनिवर्सिटी खोली जा रही है भारत। वो इसलिए मोदी ने वहां जो अंग्रेजी बोली ना, जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी भारतीयों को आती थी, वो उनका भी पोल खुल गई है। तो इसलिए मैं कह नहीं सकता हूँ, ठीक है मोदी का अपना वो एक प्रचार का बहुत बढ़िया एक मॉडल है, एक वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मोदी एक भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं गिना पाए कोई दुनिया में जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है। यानी हूँ ये प्रचार है, और प्रचार जो है बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, लेकिन भारत में जो यूनिवर्सिटी हैं, आप देख लीजिए पीछे एक एडवर्टाइजमेंट आई थी वहाँ ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, कोई वहां से 47 पोस्ट जो है एडवर्टाइजमेंट हुई थी शायद, उसमें ओबीसी की कोई पोस्ट नहीं, एससी की कोई पोस्ट नहीं। तो ये भारत में कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन बनाना चाहते हैं, ये कौन सा भारत में हालात पैदा करना चाहते हैं, ये हमें समझ नहीं लग रहा। क्या ये भारत को मजबूत करने की तरफ ले जा रहे हैं लोगों को, जहाँ लोगों में लोग खुश हैं, लोगों को फ्री में सिलेंडर मिले, लोग खुश हुए, लोगों को कोरोना काल के अंदर राशन दिया गया 5-5 किलो, लोग खुश हो गए, लोगों के अकाउंट में 500 रुपया नरेंद्र मोदी सरकार ने डाला, लोग खुश हो गए, और लोगों ने समर्थन भी जताया प्रधानमंत्री जी का। फिर हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये 2024 में बदलाव आएगा? मैं यही तो आपको कह रहा था ना कि जब 2014 में इन्होंने जो प्रो पीपल जो सिलेंडर दिया, 500 रुपया दिया, चलो लोगों ने धोखा तो खा लिया, है ना, लेकिन हुआ क्या कि जब 2019 में दोबारा इलेक्शन आनी थी तो बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन ईवीएम के ऊपर किसी का ध्यान नहीं किया। सारी दुनिया इनके खिलाफ बोल रही थी, और इन्होंने पहले बोल दिया हमें 300 से ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। इनके पास कौन सी जादू की छड़ी है जो ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं हमें 300 से ज्यादा सीटें मिलनी है? वो सारा जो इलेक्शन की प्रोसेस थी वो ईवीएम के माध्यम से मैनेज की गई थी। हमारे 2 आईएएस अफसरों ने इलेक्शन कमीशन के सामने जाके वहां ईवीएम का जो है सबके सामने वहां उन्होंने उसको हैक करके दिखाया, और वहां पे उन्होंने वोट डाल के दिखाए। एक जगह बीएसपी को 10 वोट डाले थे, कांग्रेस को 5 वोट डाले थे, बीजेपी को 3 वोट डाले थे, बीएसपी के 10 वोट जो हैं वो जाके बीजेपी से निकले हैं। ये साबित हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर जो है नहीं किया गया। तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि लोगों ने मन मर्जी से जो है सरकार को चुना होगा, लेकिन क्योंकि अब इलेक्शन हो गई है और वो सत्ता में आ गए हैं, हमारी बातें जो हैं वो उसमें ज्यादा कहने से उनकी वजह नहीं बनता है। लेकिन आज भी कांग्रेस ने पिछले 10 साल जो गुजारे उसमें ईवीएम की शिकायत थी, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी और एक और उनका नेता क्या जिसने किताबी लिखी है इसके ऊपर बीजेपी का मुझे नरसिम्हा राव, दोनों बंधुओं ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ईवीएम गड़बड़ करके आई है। अगर उसके बाद जब बीजेपी आ जाती है तो वही लोग जो हैं जो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट से केस विड्रॉ कर लेते हैं। समझौता ये हुआ कि 10 साल आपने लगाए, 10 साल हमें लगा दो। अभी तक कांग्रेस ने इसके ऊपर बोलना शुरू नहीं किया था, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आप आने दीजिए इलेक्शन दिसंबर के बाद, कांग्रेस ईवीएम के ऊपर बोलेगी, नहीं बोलेगी तो दोबारा भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में आएगी, और ये सारे के सारे लोग बचे हुए, सारे के सारे लोग अंदर होंगे। देश की राष्ट्रपति को एक मंदिर के अंदर जब वो जाती हैं तो उन्हें बाहर से माथा टिकाया जाता है, बाहर से पूजा अर्चना करती हैं, लेकिन वहीं पर एक दूसरे मंत्री जाते हैं, वो मंत्री गर्भगृह में जाते हैं, वहां पर जाकर के आराम से दर्शन करते हैं।
इन चीजों को आप कैसे देख रहे हैं कि ये देश के राष्ट्रपति की साथ अगर इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है तो बाकी समाज के हालात क्या होंगे? क्या उदाहरण दी जा रही है? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो देश का राष्ट्रपति होता है, जो फर्स्ट सिटीजन होता है और दुनिया उसको बड़े ही इज्जत मान के नज़रों से देखती है। और पिछले साल 2021 में इन्होंने रामनाथ कोविंद के साथ किया, है ना? और उनको भी अंदर नहीं जाने दिया और वो भी चुप रहे और मीडिया ने उसको कवरेज नहीं किया। अब दूसरी बार जो है, पहले तो उद्घाटन में राष्ट्रपति उनको नहीं बुलाया गया और उसके बाद मंदिर में, और जा तो चलो मंदिर में किसी को नहीं जाने देते तो बात ठीक है, उनके अपने मंत्री को अंदर जाके वहां के मूर्तियों के साथ वो हाथ डाल रहे हैं और हमारी राष्ट्रपति को एक डिस्टेंस पे रखा गया है। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं समझता हूँ ये हिंदू धर्म के लोग किस बात के ऊपर गर्व करते हैं, दुनिया इसके ऊपर इनके ऊपर थू थू क्यों नहीं करती है कि आप राष्ट्रपति को भी स्पेयर नहीं करते हो। और राष्ट्रपतियों का क्या कसूर है? डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब ने यही बात कही थी, जब तक आप हिंदू हैं आपके साथ जात रहेगी, और जब तक जात रहेगी आपको ब्राह्मण, अनपढ़, गवार ब्राह्मण, दूसरी तीसरी पास ब्राह्मण जो है वो आपको राष्ट्रपति को भी बराबर का दर्जा नहीं देगा। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि अगर आपने भारत में इज्जत के साथ रहना है आपको हिंदू धर्म छोड़ना होगा। अगर वो मुसलमान राष्ट्रपति होता और अगर उसको किसी पंडित ने मना किया होता तो मुझे लगता है कि शायद वो मंदिर को उड़ा देते। अगर वो सिख होता, अगर ब्राह्मण जो है उसको मना करता तो सिख भी उस ब्राह्मण को काट देते। लेकिन हमारे लोग जो हैं इनको पता नहीं कि इनकी बुद्धि कहाँ चली गई है, ये राष्ट्रपति बनके भी अपनी बेइज्जती अपनी ही नहीं करवाते बल्कि हमारे जैसे लोगों की, समाज में लोगों की जागृति करते हैं, हमारी बेइज्जती भी होती है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है वो यही मेथड है कि लोगों को, तो हम तो यही कह रहे हैं कि इज्जत मान से रहने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना होगा, बहुत ज्यादा जो है संविधान की स्टडी करनी होगी और लोगों को यूनाइट करना होगा और फिर एक स्ट्रगल लॉन्च करना होगा। ऐसे लोगों को अभी देखो स्टालिन ने एक काम किया, मुझे जुडिशरी भी कई बार ना थोड़ा से दुख प्रतीत होता है, उसके ऊपर कमेंट करना आजकल आपको पता है ठीक नहीं है। स्टालिन जो है तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर, वो एक कानून बनाता है कि भाई जितने भी वहां मंदिर हैं, एक तो सारे जो पुजारी हैं उनको सरकार की ट्रेजरी से सैलरी दी जाएगी वो आबादी के मुताबिक, जितने अपर कास्ट हैं इतने, जितने लोअर कास्ट हैं, जितने ओबीसी हैं उनकी परसेंटेज के मुताबिक हम पादरी लगाएंगे, सबको सरकार की तरफ से सैलरी मिलेगी। कितना बड़ा स्टेप है कि जो भी क्वालिफाइड है उसको लगा दो, आप उनकी सैलरी फिक्स कर दो ताकि कोई भेदभाव ना रहे। साथ में ये भी कहा कि जो मंदिरों के साथ हजारों एकड़ जमीन पड़ी है वहां पे यूनिवर्सिटियां बना दो, वहां पे स्कूल कॉलेज बना दो ताकि गरीब बच्चे पढ़े। उन्हीं का एक बंदा जो है पुजारी, हेड पुजारी जो है वो हाई कोर्ट में जाता है और उसको स्टे कर देते हैं। मुझे ये समझ लगती है कि क्या जुडिशरी संविधान के मुताबिक काम कर रही है, क्योंकि जुडिशरी का काम तो संविधान को बचाना था। तो जहां जहां हमारे वेलफेयर के लिए बातें हो रही हैं फटाफट उनका कोई बंदा जाता है वहां से वो स्टे ले आता है, और जो हमारी सरकारें काम भी करना चाहती वो भी नहीं कर रही हैं। और जहां सो मोटो मोशन नहीं लिया जा रहा, राष्ट्रपति की बेइज्जती हो रही है, सुप्रीम कोर्ट कोई सो मोटो मोशन नहीं ले रहा, दूसरी राष्ट्रपति को एक पंडित मंदिर नहीं जाने दे रहा तो वो भी सो मोटो मोशन कोई नहीं है ना, पार्लियामेंट में कोई चर्चा होती है। तो इसलिए जो हमारे जैसे लोग घूम घूम के बातें करते हैं तो इसकी इतनी वैल्यू होती नहीं है। लेकिन जो सरकार में हमारे मेंबर पार्लियामेंट है, जो हमारे मंत्री हैं वहां शेड्यूल कास्ट, कोई भी इसके ऊपर चर्चा नहीं करता। और सबसे बड़ी बात है कि अगर राष्ट्रपति प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि भाई ठीक है मैं राष्ट्रपति बन गई, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सरकार का, लेकिन मैं अपनी इतनी बेइज्जती महसूस नहीं सहन कर सकती हूँ, मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा देती हूँ। अगर वो ऐसा करते पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी, ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन अब हम उनको समझाएं कैसे उनको समझा सकते हैं। इसलिए मेरी तो यही संसार जी कहना है कि भारत देश में जहां पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है, जहां जो ओबीसी या एससी का समाज है उनको ये सोचना होगा कि उनकी इज्जत मान जो है वो जात की वजह से जीरो है, वो जात को छोड़ना होगा, सबको यूनाइट होना होगा। जब वो सत्ता में जाएंगे, भारत का संविधान वो अपर कास्टों के लिए भी है, वो लोअर कास्ट के भी लिए है, संविधान के मुताबिक देश चले, जो गलत करता है उसको सजा मिले, है ना, तो वो बच के नहीं जाना चाहिए। अभी आपने देखा होगा 370 का जहां रोज चर्चा होती है, 370 हटने के बाद कभी आपने सुना होगा संसार जी, आपकी 30-35-40 साल उम्र हो रही होगी, हमारी भी 64 एज है, मैंने कभी ये नहीं देखा कि दो लड़के अपर कास्ट और लोअर कास्ट पे शादी कर रहे हैं और उनके घर को ही जला देते।
ये यूपी बिहार वाला जो है 370 टूटने के बाद हमें यूपी बिहार लाके हमारे हालात ऐसा कर दिए। शेड्यूल कास्टों के ऊपर इतने बड़े अत्याचार हो रहे हैं। जो SC/ST एक्ट है उसके बाद जैसे आपने 2-3 क्वेश्चन रेज किए थे, जहां SC/ST एक्ट के साथ FIR नहीं लगती है और उसमें प्रोविजन है कि DSP के नीचे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, ये कांस्टेबल को भेज देते हैं, कभी हवालदार को भेज देते हैं, कभी ASI को भेज देते हैं, तो उसको वो फॉलो भी नहीं करते हैं। और वहां कंपनसेशन है SC/ST एक्ट के तहत, वहां जब ये साबित हो जाए कि इनके साथ एट्रोसिटी हुई है, उनको कंपनसेशन नहीं मिलता है, ये चालान नहीं पेश करते हैं, ये कंपनसेशन नहीं देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 370 जाने के बाद जहां के मूल निवासी लोगों को कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद तरसीम जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो आज जो चर्चा की गई है, इस चर्चा को आप सबने सुना और आप सब अंदाजा लगाइए कि भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं। जम्मू कश्मीर का बहुजन समाज बड़ी एक आरामदायक जिंदगी जी रहा था, लेकिन अब यहाँ के हालात क्या हैं वो भी आपने सुन लिया। संविधान को किस तरीके से खत्म किया जा रहा और माननीय अदालतें संविधान के रिकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं। अगर वो उसकी रिकॉर्डिंग चल रही होती तो देश के हालात आज ये नहीं होते। अब देखना ये होगा कि 2024 के इलेक्शन में क्या होगा। बहुजन समाज के लिए जो हालात बने हैं, क्या बहुजन समाज ने इससे कुछ सीख ली है या नहीं। आप देखते रहे RTI इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही, हम दिखा सकें आपको वो खबरें जो नहीं दिखाई जा रही। धन्यवाद।